गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है व्याधि विज्ञानम अध्याय का 10th पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशन है क्लासिफिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी। ठीक है, व्याधि क्षमता को हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इसके पहले हमने 1 से 10 टॉपिक की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके व्याधि विज्ञानम अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्याधि क्षमता। व्याधि क्षमता या इसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी तो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि क्षमता कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता या रोगों से बचाव की क्षमता, उसे हम व्याधि क्षमता कहते हैं। मतलब व्याधि से लड़ने की क्षमता। व्याधि क्षमता को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न में इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसके लिए जो श्लोक दिया है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 28 में, वो है कि ना ही सर्वाया पथ्यानि तुल्य दोषाणि, ना ही सर्वाया पथ्यानि तुल्य दोषाणि, ना चा सर्वे दोषा तुल्य बला, ना चा सर्वे दोषा तुल्य बला, ना चा सर्वाणि शरीराणि, ना चा सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद में रखना है। अगर आपको इम्यूनिटी का ये वैसे 5 नंबर में पूछा जाता है, अगर आपको आए तो ये श्लोक आप लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ना ही सर्वाया पथ्यानि तुल्य दोषाणि, ना चा सर्वे दोषा तुल्य बला, ना चा सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो है कि अहितकर आहार का सेवन करने वाले पुरुषों में दोष सदैव रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि सभी अपत्य आहार तुल्य दोषों वाले नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब दोषों की तुलना वाले नहीं होते, मतलब दोषों को प्रकोप करने वाले नहीं होते। तो ये पहला लाइन है कि ना ही सर्वाया पथ्यानि तुल्य दोषाणि, ना च सर्वे दोषा तुल्य बला, और ना ही सभी आहार दोषों के बराबर होते हैं या दोषों की तुलना में होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बहुत सारे आहार करते हैं, तो हमें इतने सारे आहार करते हैं दिन में या अपनी लाइफ स्टाइल में, तो हमें सब आहार या हमें जो आहार से या कोई फूड लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो सबसे डिजीज़ नहीं होती। किसी एक पार्टिकुलर फूड से या निदान के सेवन से डिजीज़ होती है। ठीक है, और जो बाकी सारे निदानों के सेवन से जो व्याधि नहीं हो रही है, मतलब व्याधि शरीर में उत्पन्न नहीं हो रही या रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसका कारण है व्याधि क्षमता कि जो हमारी व्याधि की क्षमता, हमारे शरीर की व्याधि की क्षमता है, व्याधि की लड़ने की क्षमता है वो। ठीक है, तो मतलब वो हमारे शरीर के जितने भी व्याधि हैं उत्पन्न होने वाले कारण हैं उनसे लड़ती है। इसी को हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और सभी दोष भी समान बल नहीं होते, सभी दोष भी समान बल वाले नहीं होते, तथा सभी शरीर भी रूप में से व्याधि क्षमता में समर्थ नहीं होते। तो सबकी जैसे देखते हैं कि सब हर एक व्यक्ति की या हर एक पर्सन की अपनी अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है। कोई बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई सालों साल बीमार नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ डिपेंडेंट, उसका जो मेन कारण वो है व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी। तो ये हमें बचपन से ही हमारे अंदर डेवलप होती है कि हम कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, इसी के कारण सभी में समान रूप से व्याधि क्षमता बराबर नहीं होते या समान नहीं होते। दूसरा श्लोक दिया गया है कि व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पादा प्रतिबंधकत्वम इति यावत्। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 28 में किया है कि व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पादा प्रतिबंधकत्वम इति यावत्। तो ये मेनली 2 भेद बताए गए हैं व्याधि क्षमता के, जिसमें पहला है व्याधि बल विरोधी और प्रतिबंध व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक। ठीक है, तो आचार्य चक्रपाणी ने व्याधि क्षमता की उपरोक्त परिभाषा दी है। इसी परिभाषा के आधार पर व्याधि क्षमता के 2 भेद बतलाए हैं उन्होंने, जिसमें सबसे पहला है व्याधि बल विरोधी और दूसरा व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक। जैसे हमने मॉडर्न में पढ़ा है कि एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या नेचुरल और कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, उसी प्रकार आचार्य चक्रपाणी ने भी व्याधि क्षमता के 2 भेद बताए। पहला देखते हैं व्याधि बल विरोधी, या इसको कह सकते हैं एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मॉडर्न में। तो इसमें क्या होता है कि इसे युक्तिकृत बल भी कहा गया है।
जो व्यायाम, पौष्टिक आहार आदि से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो व्याधि बल विरोधी है, ये व्याधि शमन जो होता है वो युक्तिकृत बल है। मतलब हमें ये कैसे प्राप्त होती है? व्यायाम से, पौष्टिक आहार आदि से। ठीक है, जो हम खुद से प्राप्त करते हैं अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग या अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारी कैसी इम्यूनिटी है। दूसरा बताया गया कि व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक, इसमें क्या होता है कि नेचुरल और कंजेनाइटल इम्यूनिटी, ये हमें जन्म से ही मिलती है, बाई बर्थ में हमें ये मिलती है, ये सब में बराबर होती है। ठीक है, यह व्याधि जो होती है, यह व्याधि को उत्पन्न नहीं होने देती, इसे सहज बल भी कहते हैं, और यह जन्मजात मिलती है, मतलब बाई बर्थ हमें मिलती है अपने माँ से। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक और व्याधि बल विरोधी, एक्वायर्ड एंड नेचुरल इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं व्याधि क्षमत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्याधि क्षमत्व को, मतलब इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी। तो सबसे पहला है देश, दूसरा है काल, तीसरा है संयोग, चौथा है वीर और पांचवा है प्रमाण। अब एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, तो अहितकर आहार का सेवन करने से दोष दूषित होकर कभी कभी अनेक व्याधियां उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अब अगर हम अहितकर आहार विहार करते हैं तो दोष जो होते हैं वो दूषित होकर, मतलब प्रकोपित होकर अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं, तथा कभी कभी किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं करते, किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार व्याधि का उत्पन्न होना व उत्पन्न न होना शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। तो जैसे हमारी इम्यूनिटी रहेगी, जैसे हमारी व्याधि क्षमता रहेगी शरीर में, उसी प्रकार हमें कौन सी डिजीज़ होनी है या कौन सी डिजीज़ होनी है और कौन सी डिजीज़ नहीं होनी है, वो इम्यूनिटी हमारी डिसाइड करती है। इसी क्रम में आचार्य ने बताया है कि अहितकर आहार विहार की दोष कारकता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है देश, जैसे हमने देखा, काल, संयोग, वीर, प्रमाण और अतियोग, छठवां अतियोग बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम देश अनुसार अहितकर आहार का प्रभाव। तो आचार्य चक्रपाणी ने विषय को अधिक स्पष्ट किया है, मतलब व्याधि क्षमता के विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि उदाहरण दिया उन्होंने कि व्रीहि धान पित्तवर्धक व गुरु आहार है। व्रीहि धान जो होता है वो पित्त को बढ़ाने वाला या पित्तवर्धक और गुरु आहार होता है, मतलब गुरु गुण होते हैं उसमें। परंतु अनुपदेश में सेवन से, अनुपदेश में सेवन करने से हानिकारक हो। अगर हम व्रीहि धान का अनुपदेश में सेवन करें तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। अनुपदेश मतलब जहाँ, ऐसा देश जहाँ कफ दोष का प्रधानता रहती है। जबकि यदि व्रीहि धान का सेवन जांगल या धन्व देश या साधारण देश में किया जाए तो अल्प अहितकर होगा। ठीक है, तो व्रीहि धान का सेवन अगर हम जांगल या धन्व देश में करते हैं तो अल्प अहितकर होता है, मतलब कम हानिकारक होता है। यह है देश अनुसार। अब हम देखते हैं सेकंड कि काल अनुसार अहितकर आहार का प्रभाव, काल के अनुसार, टाइम के अनुसार, मतलब मौसम के, ऋतुओं के अनुसार मेनली। तो व्रीहि धान का प्रयोग यदि शरद ऋतु में हम करते हैं तो अधिक अहितकर होगा। ठीक है, शरद ऋतु में अगर हम प्रयोग करते हैं तो अधिक अहितकर होता है। अगर हम हेमंत ऋतु में प्रयोग करते हैं तो अल्प अहितकर होता है। ठीक है, तो इसमें दिया था आनुप दोष। आनुप देश जो होता है वो कफज प्रधान देश होता है। ठीक है, और जो व्रीहि धान होता है वह पित्तवर्धक और गुरु आहार होता है। तो अगर हम आनुप देश में इसका सेवन करते हैं तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं या वहाँ के लोग जो होते हैं वो, उनका जो प्रकृति या उनके जो आहार का ज़्यादा, मतलब व्याधि क्षमता जिस पे डेवलप्ड होगी वो कफज आहारों पे डेवलप होगी। जबकि यहाँ पे व्रीहि धान जो होता है वो पित्तवर्धक होता है। तो अगर हम पित्तवर्धक आहार विहार करते हैं तो उन्हें व्याधि होने की या रोग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और जबकि जो जांगल देश होते हैं और साधारण देश, जांगल देश क्या होता है कि वो पित्तवर्धक या पित्त प्रधान देश होता है और साधारण देश में तीनों दोष सम होते हैं। तो अगर ऐसे देश में हम करते हैं जहाँ पे पित्तज आहार विहार या पित्तज प्रकृति के लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम व्रीहि धान जो कि पित्तवर्धक है, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो वहाँ पे व्याधि होने की या रोग होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। इसीलिए इसे अल्प अहितकर बताया गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग काल अनुसार बताया गया है। संयोग के अनुसार बताया गया है कि संयोग के अनुसार अहितकर आहार का प्रभाव। तो यदि हम व्रीहि धान का प्रयोग दधि व फलित के साथ किया जाए या करते हैं तो वह अधिक अहितकारी होता है। जबकि अगर हम व्रीहि धान का मधु के साथ प्रयोग करते हैं तो वो अल्प अहितकारी होता है।
वीर अनुसार अहितकर का, तो अगर हम उष्णवीर द्रव्यों के साथ व्रीहिधन का प्रयोग करते हैं तो अधिक अहितकारी होता है, और जबकि शीतवीर वाले द्रव्यों के साथ सेवन करने से अल्प अहितकारी प्रभाव दिखाई देता है। प्रमाण के अनुसार अधिक प्रमाण में व्रीहिधन का प्रयोग किया जाएगा तो वह अधिक अहितकर होगा, जबकि कम मात्रा में प्रयोग करने पर अल्प अहितकर होगा। तो जैसा कि व्रीहिधन जो पित्तवर्धक है और गुरु है, तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो पित्त को बढ़ा देगा, पित्तज व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, और शरीर में आलस उत्पन्न हो जाएगा गुरुता के कारण। और इसीलिए इसका अधिक प्रमाण में प्रयोग करना या अधिक प्रमाण में भोजन में लेना यह अधिक अहितकर होता है, और कम मात्रा में प्रयोग करना अल्प अहितकर होता है। अब हम देखते हैं रोगी द्वारा व्याधि के सहन करने की क्षमता भी कुछ घटकों पर निर्भर करती है, जिनका वर्णन किया जा रहा है। तो हम देखते हैं व्याधि को सहन करने की क्षमता कौन कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले दोषों के आधार पर है। तो संसृतायो निरति, मतलब 2 या अधिक दोषों के संयोग से उत्पन्न व्याधि से रोगी को अधिक कष्ट होगा। अगर 2 या 2 से अधिक दोष के संयोग से व्याधि उत्पन्न हुई है तो रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को अधिक कष्ट होगा उस रोग से। विरुद्धोपक्रम, इसमें क्या होता है कि पित्त प्रमेह मेद के साथ दुष्ट होने के कारण विरुद्धोपक्रमी हो जाता है, अतः पित्तज प्रमेह के कारण रोगी में कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो पित्त प्रमेह जो होता है वो मेद के साथ दुष्ट होने के कारण विरुद्धोपक्रमी हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है कि आगे की जो धातुएं हैं वो भी नहीं बनने देती पित्तज प्रमेह में, मेद दुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को अधिक कष्ट होता है। ये दूसरा फैक्टर हो गया व्याधि को सहन करने की क्षमता व्याधि को सहन करने की क्षमता। तीसरा है कि गंभीर अनुगत, इसमें क्या है कि त्वचा मतलब रस रक्त मांस का आश्रय कर उत्पन्न व्याधियाँ उत्तान होती है, जबकि मेद मज्जागत व्याधियाँ गंभीर होती हैं। इन व्याधियों के कारण शरीर में व्याधि साथ तो नहीं उत्पन्न होता, अर्थात गंभीर धातुगत व्याधियों के कारण व्याधि अवस्था कष्टकर होती है। तो जो त्वचा रक्त मांस को आश्रय करने या आश्रय कर उत्पन्न व्याधियाँ जो होती हैं, जो व्याधियाँ ऐसी व्याधियाँ जो त्वचा या रस रक्त मांस में आश्रय रखती हैं या आश्रय कर उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी व्याधियाँ जो होती हैं वो गंभीर नहीं होती, मतलब कम गंभीर होती हैं, इतने सीरियस प्रॉब्लम नहीं कॉज करती। जबकि जो मेद और मज्जागत व्याधि होती है, जो ऐसी व्याधि जो मज्जा और मेद में आश्रय करती हों, वो ज़्यादा गंभीर होती हैं और इससे जो शरीर के जो व्याधि क्षमता होती है वो उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। और ऐसी व्याधि शरीर में अधिक कष्टकारी होती हैं या कष्टकारी साबित होती हैं। चौथा है चिरा स्थित, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दीर्घकाल तक रहने वाली व्याधियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता शरीर में नहीं होगी। अगर कोई रोग जो है मतलब वो बहुत समय तक किसी शरीर में है मतलब, ठीक है, दीर्घकाल लंबे समय तक वो रोग चला आ रहा है किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी रोगी में, तो उसकी जो शरीर में इम्यूनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो शरीर में उत्पन्न नहीं होती या बिल्कुल नष्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई रोग होता है शुरू में तो उसके लिए इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है। अगर वो उसका ऐसी व्याधि है जिसका बल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो लंबे समय तक या लंबे दीर्घकाल तक शरीर में है, तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है या स्थित नहीं होती है। पांचवा है प्राण आयतन। तो 10 प्राण आयतन जैसे जिसमें आता है 2 शंख आता है, शंखो मर्म त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुद। तो 2 शंख आते हैं, त्रिमर्म आते हैं, कंठ आता है, रक्त आता है, ओज आता है, गुद आता है, शुक्र आता है। तो 10 प्राण आयतन, ये 10 प्राण आयतन कहे जाते हैं। तो 10 प्राण आयतन में अधिष्ठित या स्थित व्याधि जो होती है वो रोगी के लिए अधिक कष्टकारी होती है। तो ऐसी व्याधियाँ जो 10 प्राण आयतन में स्थित हैं तो रोगी के लिए अधिक कष्टकारी होती हैं। छठवां है मर्म उपघाती। इसमें क्या होता है कि प्राण आयतन के अतिरिक्त अन्य मर्म पर आघात से उत्पन्न व्याधियाँ रोगी में अधिक कष्ट उत्पन्न करेंगी। तो प्राण आयतन के अलावा अगर कोई व्याधि अन्य मर्म में आघात करती है तो वो व्याधि जो होती है या ऐसे रोग जो होते हैं वो शरीर को अधिक कष्ट करते हैं, ठीक है। 7वां है हमारा कष्टतम।
वह व्याधि जिससे अधिक कष्ट उत्पन्न हो रहा है तथा असाध्य रोग से पीड़ित रोगी भी व्याधि सहन क्षमता नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी व्याधि जिससे अधिक कष्ट उत्पन्न हो रहा है और असाध्य रोग से पीड़ित रोगी में व्याधि सहन क्षमता नहीं होती। तो ये देखो 2 फैक्टर बताया गया है इसमें। एक तो असाध्य रोग में व्याधि सहन क्षमता उत्पन्न नहीं होती, और एक ऐसी व्याधि होती है जिससे बहुत ज़्यादा कष्ट उत्पन्न हो रहा है तो उसमें भी व्याधि क्षमता उत्पन्न नहीं होती। 8वां है क्षिप्रकारी अर्थात जो विकार निदानों के सेवन से शीघ्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार के शीघ्रतम व्याधियों के लिए रोगी में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे विकार या ऐसे व्याधि जो निदानों के शीघ्र सेवन से उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब जैसे हम निदान का सेवन करते हैं उसके तुरंत बाद या कुछ समय बाद वो व्याधि या रोग उत्पन्न हो जाते हैं या विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, तो उसके लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती। ऐसे रोगी जो बताए गए हैं जो व्याधि सहन करने में अक्षम होते हैं, मतलब जो व्याधि को सहन नहीं कर पाते। पहला बताया गया है कि अति स्थूल पुरुष, अति कृश पुरुष, मांस शोणित अस्थि नष्ट हो गए पुरुष, व्यक्ति दुर्बल हो, ऐसे व्यक्ति जो दुर्बल हो, कमज़ोर हो, असात्म आहार का सेवन करने से, अल्प आहार का सेवन करता हो, जिस रोगी का सत्व अल्प हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें व्याधि सहन शक्ति अक्षम होती है, मतलब उसमें व्याधि सहन शक्ति नहीं उत्पन्न होती है। इस प्रकार के रोगी व्याधि सहन करने की क्षमता नहीं रखते, जबकि इन सभी के विपरीत रोगी व्याधि सहन की क्षमता रखते हैं। तो ये सारे जो 7 रोगी बताए गए हैं, 7 प्रकार के रोगी, तो इन सब में व्याधि सहन करने की क्षमता नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया व्याधि क्षमता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओज। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 15 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए या किसी हमारे चैनल की वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तब तक के लिए धन्यवाद।